जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आज की डेट में जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स है उसमें आप देख रहे हो एक इंटेंस मोमेंट आ चुका है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि बाकी कंट्रीज भी आज की डेट में फियर में। तो एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति जिसका नाम है जापान, वर्ल्ड वॉर 2 को रेजिस्ट करने वाली, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद भी डेवलप होने वाला देश जापान आज की डेट में फियर है। उसको डर लग रहा है। क्यों लग रहा है डर, किस वजह से उसको डर है, तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर आपने सही पढ़ा है कि यूक्रेन आज की डेट में बहुत ऐसी कंडीशन में है, हॉस्टाइल कंडीशन में है कि वहां पर उसकी हेल्प भी कोई नहीं कर रहा है। उसको अपने आप ही रेजिस्ट करना पड़ेगा और वो रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहां पे आपने सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन आज के डेट में क्या है। तो ये यहां पे आपको यूक्रेन मिलेगा, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ये मिलेगा आपको क्रीमिया। क्रीमिया यूक्रेन से रशिया ने आजाद करवा दिया था, ये बोलकर कि क्रीमिया अपने आप में एक देश है। हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और यूक्रेन के आप यहां पे देखोगे इस साइड में आपको दो देश और मिलेंगे, कियोंस और दोस्तेक। तो ये दो देश भी अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले रशिया ने आजाद करवाए थे, ये कहकर कि ये जो देश हैं ये प्रो रशिया है, यानी कि ये अगेंस्ट यूक्रेन है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा आज के डेट में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं जापान की। जापान के दो दुश्मन देश उसके पड़ोसी देश हैं। पहला तो हो गया ये चाइना, दूसरा आपको यहां पे मिलेगा कहीं पे नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इसके बगल में है जो कि एक सन की तानाशाह उसको रूल कर रहा है। कभी भी परमाणु बम का यूज वो कर सकता है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ये चीज जापान को डराती है। और ये चाइना, अब आपको यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो जापान कंसर्न है वो जापान कंसर्न है ताइवान के लिए। जापान आज की डेट में ताइवान को प्रोटेक्ट करता है, और जापान को प्रोटेक्ट कौन करता है? यूएस प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता होगा 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में दो एटम बम गिराए गए थे, लिटिल मैन और फैट बॉय। इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। इसके बाद जापान और यूएसए के बीच में क्या होता है, एक पैक्ट साइन होता है जिसमें यूएसए कहता है कि अब से आप अपनी मिलिट्री नहीं बढ़ाओगे, कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाओगे और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। तो यहां पे जो इनके बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था उसमें यह कहा गया कि अगर भविष्य में आपके ऊपर अटैक होता है तो वो हम अपने ऊपर अटैक मानेंगे, ऐसा यूएस बोलता है। तो यहां पे दो तीन चीजें आप समझिए। ये आप जापान टाइम्स का एक आर्टिकल देखोगे जहां पर जापान शुड कंसीडर होस्टिंग यूएस न्यूक्लियर वेपन एबेसेस। तो यहां पे आपने समझना होगा कि ये जापान पर्टिकुलरली क्या कह रहा है कि जो यूएस का न्यूक्लियर वेपन है वो आप होस्ट कर दीजिए हमारे देश में। हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि कल के दिन अगर कोई कंट्री हमारे पे अटैक कर देता है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो ये सोचना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहां पे ये चीज समझनी होगी कि अबे क्यों बोल रहे हैं कि फुमियो निशिदा जो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर है वो क्यों नहीं कह रहे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे जो ये क्या बोल रहे हैं, यूएस शुड अबैंडन एम्बिग्युइटी ऑन ताइवान डिफेंस। एम्बिग्युइटी का मतलब होता है धुंधलापन। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि आपने ताइवान की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं दिया, आपने पर्टिकुलरली क्या करा है कि धुंधले में उसको रख दिया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों रखा है। यहां पे आप देख रहे हो जापान में एक पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके लीडर हैं शिंजो अबे। ये अभी हेल्थ इश्यू के चक्कर से प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इन्होंने फुमियो निशिदा को क्या बनाया था, प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो जापान में असली सरकार कौन चला रहे हैं, दैट इज शिंजो अबे। तो ये आपने यहां पे ध्यान रखना है, जो फुमियो निशिदा है वो इन्हीं के ही डायरेक्शंस पे काम करते हैं। ओके, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे जापान शुड डिस्कस नाटो लाइक न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग। जापान क्या बोल रहा है कि नेटो ने क्या करा है, अपनी न्यूक्लियर शेयरिंग करी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे नेटो का सिनेरियो। देखिए, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत क्या होता है कि जो 27-28 देश है, बेसिकली ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है, मिलिट्री संगठन है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेटो क्या करता है कि जिसमें जितने भी उसमें देश हैं तो उसमें से किसी भी अगर एक देश में अटैक हो जाए तो वो अटैक उन सभी देशों में माना जाता है और वो सभी देश मिलकर क्या करते हैं, एक पे अटैक कर देते हैं। तो नेटो पर्टिकुलरली ये बोल रहे हैं कि नेटो के पास एक
तरीके से इन्होंने एक पैक्ट बनाया है कि नेटो क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन, जो देश के पास न्यूक्लियर नहीं है, नेटो कंट्रीज सिर्फ, ठीक है, जो 27 नेटो कंट्रीज है उनके पास, जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है उसके वहां पर जाकर डिप्लॉय कर देगा। एटलीस्ट उसको सिक्योरिटी होगी कि हाँ भाई मेरा नहीं है न्यूक्लियर, लेकिन मेरे देश में तो है जिसे मैं चला सकता हूं। तो यहां पे सिंधु यही कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, नेटो इस बात से बहुत घमंड में भी रहता है और बहुत बड़ा चढ़ाकर भी इसने बोला है। तो यहां पे आप देखोगे कि बिल्कुल नेटो का जो न्यूक्लियर पावर है उसमें यही कहता है कि हम उन कंट्रीज को न्यूक्लियर देंगे जिनके पास क्या नहीं है, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेटो कंट्रीज को। आज के डेट में नेटो इस बात को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलता है और गर्व करता है इस बात में कि हमने दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जहां पर न्यूक्लियर जो एक तरीके से चलाना चाहते थे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, उसको हमने खत्म किया है क्योंकि हमने उनको अपने शेयर कर दिए हैं। अब उनके देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होता। जैसे कि आपको पता है ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, उसको यूएस ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है, वहां पे बहुत साइंटिस्ट थे, उनको मारा गया। आज के डेट में आप देख रहे हो कि ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ न्यूक्लियर शेयरिंग एंड कंसेप्ट इन नेटो पॉलिसी। देखिए ये जो नेटो की पॉलिसी है ना, उसमें क्या बोलते हैं, देखिए ये नीला वाला क्या है, नीला वाला ना पर्टिकुलर आपको क्या बोलेगा कि ये एक न्यूक्लियर फ्री वेपन जोन है, कि हम लोग कभी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर, मतलब कि ये बोलते हैं इन फ्यूचर भी हम लोग न्यूक्लियर इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हम लोग कभी नहीं बनाएंगे। तो ये आप नीला वाला जितना भी देख रहे हो ये पर्टिकुलरली क्या है, फ्री जोन है। दूसरा आता है आपका न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट आपको इंडिया भी मिलेगा। यहां पर क्या है, पर्टिकुलरली बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तीसरा यहां पे मिलेगा आपको न्यूक्लियर शेयरिंग। ये आपको ऑरेंज दिख रहे हैं, ऑरेंज आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे। यहाँ पे टर्की मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन मिल जाएगा, ब्रिटेन के बगल में मिल जाएगा आपको। तो ये पर्टिकुलर टर्की आप ध्यान देना। ये जो 3 न्यूक्लियर शेयरिंग स्टेट है, इसमें क्या होता है, कल के दिन अगर ये जो रशिया है किसी नेटो के देश पर आक्रमण कर देता है तो यूएसए क्या करेगा कि यूएसए पर्टिकुलरली अपनी जो न्यूक्लियर है वो डिप्लॉय कर देगा टर्की में, यहाँ पे बेलारूस में, और पर्टिकुलरली ऐसे देश में जहां पर न्यूक्लियर शेयरिंग, सिर्फ 3 देश न्यूक्लियर शेयरिंग वाले, यहां पे अपनी न्यूक्लियर डिप्लॉय कर देगा। और ऑब्वियसली जब वो यहां से वार करेगा न्यूक्लियर तो ऑब्वियसली टाइम उसका सेव होगा और वो बिल्कुल ही एक्यूरेसी से उस जगह को हिट करेगा। यहां से अगर कोई चीज हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन डालते हैं किसी देश में, तो यहाँ पे सफर बहुत लंबा है और हो सकता है कि यहाँ पर वो इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये अपना न्यूक्लियर वेपन क्या करते हैं, शेयरिंग स्टेट में लेके जाते हैं और वहां पर डिप्लॉय करते हैं। इससे सिक्योरिटी ये रहती है कि कल के दिन वो कंट्री भी सिक्योर महसूस करती है जिस कंट्री में क्या करा गया है, शेयर करा गया। कल के दिन वो बोल सकता है कि मेरे देश में भी न्यूक्लियर वेपन है, अगर आप मेरे पे अटैक करोगे तो कल के दिन हम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट बहुत समझनी जरूरी है। आज की डेट में यूएस की जो इमेज है बहुत ही दोगलेपन वाली हो चुकी है, ठीक है। जो बाइडन ने 2 या 3 साल में जो स्थिति खराब करी है यूएस की, इससे पहले कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी, किसी भी प्रेसिडेंट के टाइम पे ऐसी स्थिति नहीं थी एक तरीके से यूएसए में। तो यहाँ पे आपने समझना होगा कि जो बाइडन के अंडर में अब जो शिंजो अबे हैं जापान के, ये बोल रहे हैं कि आप न्यूक्लियर शेयर करिए, तो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसे रोनाल्ड रीगन थे यहाँ के प्रेसिडेंट, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, उनके टाइम पे यूएसए इतना एग्रेसिव था कि यूएसए पे कोई आंख भी उठा के नहीं दे सकता था। सीधे सीधे वो क्या करते थे, वॉर की धमकी दे देते थे। लेकिन आज की डेट में जो बाइडन ने जो किसके साथ करा है, अफगानिस्तान के साथ करा है, जो यूक्रेन के साथ आज हालात हो रहे हैं, ये सब के सब किसके अंडर में हो रहे हैं, जो बाइडन के उसमें हो रहे हैं। और ये जो उन्होंने एम्बिग्यूटी में छोड़ा है आज की डेट में इन 2 कंट्रीज को, अफगानिस्तान का तो खात्मा हो गया, अफगानिस्तान पूरा आज पर्टिकुलर तालिबान के अंडर में आ चुका है और दोबारा इन फ्यूचर ये तालिबान कभी अब वहां से नहीं जाएंगे। दूसरा यूक्रेन भी आपको पता है 5 या 10 दिन में रशिया से हार जाएगा, इतना रेजिस्ट वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 देशों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी यूएस ने, और यूएस आज की डेट में इसमें खरा नहीं उतरा। इसलिए जापान को खतरा होता है आज कि कहीं आगे जाकर जैसा इन्होंने अफगानिस्तान और यूक्रेन के साथ करा हमारे साथ ना हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना से दोनों इनके दुश्मन देश है और ये कल के दिन इन पे अटैक कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे समझना होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बार 2021 में क्या हुआ था कि जो बाइडन कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पे एक स्टूडेंट उठता है और वो ये कहता है कि कल के दिन अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो क्या यूएस
भी अटैक करेगा चाइना पे? तो यहां पर जो बाइडन ने उस टाइम तो आंसर दे दिया कि यस बिल्कुल हम उस पर अटैक कर देंगे चाइना पे, लेकिन चाइना ने यहां पर रेजिस्ट करा। चाइना ने यहां पे बोला कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपकी पॉलिसी जो रिटर्न पॉलिसी है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप ताइवान की क्या करोगे, सिक्योरिटी करोगे या ताइवान को सिक्योर करोगे, उसके लिए वॉर करोगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फिर आगे जाकर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, वो क्या बोलते हैं कि यूएस विल कंटिन्यू टू हेल्प ताइवान डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि ये बोलते हैं कि अब हम ताइवान को ऐसे हेल्प करेंगे कि वो अपने आप डिफेंड कर सके। जैसे होता है ना कि हम उनके सैनिक हम अपने सैनिक वहां नहीं भेजेंगे, लेकिन उनके सैनिकों के लिए बंदूक जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये होता है कि डिफेंड कराने में हेल्प देना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे आपने समझना पड़ेगा। इनकी जो स्टेटमेंट थी उसको इन्होंने खारिज कर दिया और ये बात आगे जाकर यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है भारत के लिए। अब आपको मैं भारत का स्टैंड बता देता हूं। देखिए, भारत क्यों नहीं कर सकता जापान में अपनी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया में पहले से ही रीजनल प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ये बोलेंगे कि क्यों आप दूसरी देशों की लड़ाई में अपने आप को डाल रहे हो। जापान कल के दिन बोल सकता है इंडिया से कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट हो, क्यों ना आप हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे दो, आप अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी हमारे देश में भी लगाओ, ठीक है, हमें भी वेपन्स दो। बोल सकता है, एक इतनी बड़ी महाशक्ति है, उस इतनी बड़ी महाशक्ति को अगर एक छोटा देश, एक अंडर डेवलप्ड देश, छोटा देश तो नहीं होगा, अंडर डेवलप्ड देश अगर हेल्प करता है तो वर्ल्ड में क्या होगा, इंडिया की पहचान होती है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है उसमें हमने शेयरिंग के लिए मना करा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया फिर भी अपनी पॉलिसीज को तोड़कर या फिर पॉलिसीज को चेंज कर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी जापान में एस्टैब्लिश कर देता है तो दोनों देशों के बीच में बहुत ही एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और वर्ल्ड लेवल पर जो नाम होगा भारत का वो देखने योग्य होगा। जानना चाहूंगा मैं आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा उत्तर। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।